जनता ये जानना चाहती है कि टैक्सेशन पे अभी गवर्नमेंट का क्या ओपिनियन है, क्या ये आगे जाके कम हो सकता है? टैक्सेशंस को हम रिवाइज कर सकते हैं। अगर हम क्लोजेस्ट इंडस्ट्री को देखें तो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं, तो मुझे लगता है हाई वो टीडीएस जो है वो बहुत हाई है। कि अभी गवर्नमेंट का रेगुलेटरी स्टांस क्या है? जैसे G20 में अभी बात चली क्रिप्टो की, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आई है। When people say there is no crypto regulation, अरे इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट क्लियर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन। कौन से टॉप 3 नैरेटिव्स हैं जिनमें आप काफी ज्यादा बुलिश हो नेक्स्ट बुल रन के लिए? अभी ऐसे मार्केट काफी बुलिश हुआ है रिसेंट के कुछ मंथ्स में। आपको क्या लगता है यहाँ से कहाँ मार्केट हेड कर सकता है आगे? कोई व्यक्ति को क्रिप्टो में शुरू करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो आपके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच काशिफ भाई अपना समय देने के लिए। मैं बहुत समय से ट्राई कर रहा था काशिफ भाई को लेकर आने का, ताकि जित वैल्यू दे सको, ताकि आप ऑडियंस को एक नया पर्सपेक्टिव दे सको। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप गवर्नमेंट की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स पढ़ते रहते हो और जनता ये जानना चाहती है कि टैक्सेशन पे अभी गवर्नमेंट का क्या ओपिनियन है, क्या ये आगे जाके कम हो सकता है? आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है इसको लेकर? देखिए, एक चीज़ को समझिए कि गवर्नमेंट का जो टैक्स का जो पर्सपेक्टिव है और जो हाई टैक्स का जो पर्सपेक्टिव है उसके पीछे जो प्राइम इंटेंशन ये दिखती है, वो ये कि गवर्नमेंट चाहती है कि इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रोथ है, जब तक क्लैरिटी नहीं आ रही है रेगुलेशंस की, तो ये स्लो डाउन रहे। इट्स लाइक कि आप ये देख रहे हो कि पानी बहुत तेज नदी में पीछे से आ रहा है, बारिश बहुत पड़ गई पहाड़ों में और पानी बहुत तेजी से आ रहा है, तो आप बांध इसलिए बनाते हो कि पानी जो है कहीं तो बहुत ज़्यादा बाढ़ ना आ जाए, और फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आप बांध को बनाते हो। तो टैक्सेशन एक तरीके का बांध है जिससे क्या है कि इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है, जो नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्री वर एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग, एंड देयर वाज नो क्लियर रेगुलेशन, तो उसको रोकने के लिए एक तरीके का बांध है, ऑब्वियसली डिस्करेज करने के लिए होता है। और अब आपका जो दूसरा सवाल है कि ये आगे कम होगा नहीं होगा, देखिए कोई भी इंडस्ट्री जिसको गवर्नमेंट चाहेगी कि वो ग्रो करे, राइट, और जैसे और इंडस्ट्रीज को हम देखते हैं, या अगर हम क्लोजेस्ट इंडस्ट्री को देखें तो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं, राइट, इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स हैं, राइट, एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री को हम देखते हैं। जिस तरीके के हम टैक्सेशंस वहाँ देखते हैं, राइट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, राइट, हम रियल एस्टेट को देखते हैं, हम गोल्ड को देखते हैं, तो एट पार ही जब आपको जो फ्यूचर में जब ये इंडस्ट्री एक वक्त को जब लगेगा कि ठीक है, नाउ वी नीड टू अलाउ दिस इंडस्ट्री, और प्रॉब्ली इस इंडस्ट्री के जितने हमारे कंसर्न्स हैं वो मीट आउट हो गए हैं, राइट, तो चलो अब टैक्सेशंस को हम रिवाइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कोई ये क्रिप्टो के साथ नहीं किया है। अगर आप देखिए तो ये जो फैंटेसी लीग्स हैं उस इंडस्ट्री के लिए भी किया, चाहे हम गैमलिंग इंडस्ट्री को डिस्करेज करने के लिए वहाँ हाई टैक्सेशन है। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जहाँ स्पेकुलेशन है ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि डिस्करेज करना। गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती है ये भी समझना ज़रूरी है। गवर्नमेंट को ये इसलिए करती है, ये स्टेप उठाती है कि एक तो गवर्नमेंट को टाइम चाहिए होता है अपनी पॉलिसीज़ को बनाने के लिए, अपने रूल्स को डिफाइन करने के लिए। कोई रातों रात उनके पास भी सोल्यूशन नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि वो किताब निकालेंगे और देखेंगे कि यार इस पे क्या अप्लाई करें। उनको एक टाइम चाहिए होता है, उनको भी एक थिंक टैंक्स होते हैं, उनको पॉलिसी फ्रेम करने में वक्त लगता है। तो तब तक वो इंडस्ट्री को बैन नहीं कर पा रहे हैं, तो चलो लेट्स डिस्करेज दैट इंडस्ट्री। इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे जो है, जो मुझे लगता है कि एक चीज़ पे ज़रूर गवर्नमेंट को जो मुझे लगता है हाई, वो टीडीएस जो है वो बहुत हाई है। टीडीएस को अप्लाई करने का पर्पस और ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी बाइंग और सेलिंग, जब भी कन्वर्जन हो रहा है बिटकॉइन क्रिप्टो के अंदर, कुछ भी खरीद और फरोख्त हो रही है, उसकी जानकारी का मैकेनिज्म है टीडीएस। उसको जब आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव वो था, तो शायद टीडीएस इज ऑन अ हायर साइड, टैक्सेशन इज ऑल्सो ऑन हायर साइड, बट मैंने रीजन बता दिया, कांट हेल्प इट, बिकॉज मैंने इंटेंट आपको बताई कि क्या इंटेंट रही होगी, एग्जैक्टली यही होगा। मैं गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव तो हूँ नहीं, बट आप अगर कभी कभार क्या है कि जीवन में लॉजिक के साथ अगर सोचेंगे तो शायद आंसर यही मिलेगा आपको। बाकी इस
इसमें आपका कुछ ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इतने समय तक हो सकता है एक अपना स्टांस दे, या इसमें कुछ कम हो सके टैक्सेशन, कुछ आपको लगता है, लाइक कुछ आपका पर्सपेक्टिव है उस पर? मैंने बताया ना कि फ्यूचर में जब ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इसके जो कंसर्न्स हैं गवर्नमेंट के वो मीट आउट हो जाएंगे, रेगुलेटरी क्लैरिटी आ जाएगी दुनिया भर में। G20 के अंदर ऑलरेडी इतना एक कंसेंसस पे पहुंचे हैं, फैटफ के रूल्स, ट्रैवल रूल्स, ग्लोबल फ्रेमवर्क्स, दुनिया में आपस में कोऑर्डिनेशन, इन सब चीज़ों में वक्त लगेगा। जब वो चीज़ें हो जाएंगी तो प्रॉब्ली यू माइट सी कि जो टैक्सेशन के जो रेट्स होंगे ग्लोबली, आई थिंक वो कहीं ना कहीं सिमिलर ही होंगे। एंड इंडियन गवर्नमेंट विल आल्सो लाइक कि अगर एक इंडस्ट्री को अब देयर कंसर्न्स हैव बीन मेट तो प्रॉब्ली दे माइट रिड्यूस टैक्सेशन। और ऐसा होता रहा है कि कभी कभार गवर्नमेंट टैक्सेस कुछ लाती है, बाद में उसे रिवाइज करती है। जीएसटी में हमने देखा कि कुछ प्रोडक्ट्स पे जीएसटी बहुत ज़्यादा थी, बाद में जीएसटी को रिवाइज किया गया इंडस्ट्री की बात को या इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव को समझने के बाद। इसका ही मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है कि अभी गवर्नमेंट का रेगुलेटरी स्टांस क्या है? जैसे G20 में अभी बात चली क्रिप्टो की, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आई है, तो अभी क्या लगता है कि गवर्नमेंट कब तक रेगुलेशन लेकर आ जाएगी, और वो रेगुलेशंस क्या हो सकती है, अगर आपको कुछ पर्सपेक्टिव हो? क्योंकि आप मेरे ख्याल से काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट में ऑफिशियल्स काम करते होंगे उससे कनेक्टेड होंगे, क्या लगता है आपको? पहली बात, मैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से कनेक्टेड नहीं हूँ। मैं इंडस्ट्री में नॉर्मल आप ही की तरह हूँ, एक एजुकेशन दे रहा हूँ और अपने इन्वायरमेंट से ही स्टडी करके आप समझते हो। शायद ये कह सकते हैं कि थोड़ा सेंस ऑफ जो कंटेंट जब मैं बात करता हूँ तो उसमें मेच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी झलकती है, तो शायद लोगों को लगता है कि यार ये सदी भी बात कर रहे हैं तो इनके पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। ऐसा कुछ भी नहीं। आप देखिए, कभी भी ना आपको किसी इंडस्ट्री को या किसी देश में किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को समझना है तो आप ग्लोबली पहले उस चीज़ को देखिए क्या हो रहा है। और दुनिया भर में हर जगह इसकी चर्चा हो रही है और इसके ऊपर मंथन हो रहा है। और ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि रेगुलेशंस नहीं है। रेगुलेशंस आर ऑलरेडी देयर, जस्ट दैट के कंसोलिडेटेड फॉर्म में पार्लियामेंट के थ्रू जो पास होने की जो प्रक्रिया है वही नहीं है। बाकी क्लैरिटी तो ऑलमोस्ट हर चीज़ पे है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। मतलब हो सकता है आपको 30% टैक्स पसंद नहीं आ रहा है लोगों को, बट you can't say that there is no clarity. The clarity is already there. टैक्सेस पे भी लाइक अगर मैं डिसेंट लाइक एक्सचेंजेस भी यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे मुझे लाइक काइंड ऑफ लगता है कि लैंडिंग बोरोइंग करना हो गया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो गई है ना। नॉट श्योर कि उस पे कैसे रेगुलेशन वर्क करेगी, क्या गवर्नमेंट उसको सेम सेंट्रलाइज एंटिटी की तरह ट्रीट करेगी? Yeah, at the end of the day, if you are doing an activity in a DeFi, why you're doing it? मेरी सेल्फ कस्टडी के लिए। Self-custody, and if you're doing staking and swapping, why you're doing it? लाइक यूटिलिटी के लिए मिली कि मैं वहाँ से API अर्न कर सकूँ। You're not. Bottom line is you want to earn. You're earning. No, you're staking because you want to earn. You're swapping because you want to earn on trades. So at the end of the day, you are earning. So if you're earning from a centralized exchange, or if you're earning for a decentralized exchange, when you're earning, you need to deposit tax. So clarity is there also. हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे शायद। Right. So it's like, I mean, when people say there is no crypto regulation, India is one of the most clear countries in terms of regulation. Not people know that. मुझे कंपनी रजिस्टर करनी है तो There is a regulation. आप नॉर्मली कंपनी को यहाँ पे करो। प्रॉब्लम बस कितनी है कि ब्लॉकचेन जब आप डालते हो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आपकी कंपनी जनरली रजिस्टर नहीं होती है। सो ये एक इशू है। बट रनिंग अ कंपनी रूल्स क्लियर है, बट ब्लॉकचेन रिलेटेड कंपनी रजिस्टर नहीं हो पाती है। सो इसलिए लोग सिंगापुर में रजिस्टर करते हैं, फिर वो उनकी एक सिस्टर एंटिटी होती है यहाँ, वो फिर इंडियंस को सर्व कर रही होती है। बट या कंपनी रजिस्ट्रेशन में दिक्कत है, नो डाउट अबाउट इट, बट कंपनी कुछ गलत करती है तो ऑब्वियसली उसके लिए क्लियर रूल्स हैं। सो मेरा यही मानना है कि आप इस बात को, जनता ये कहती है कि रेगुलेशन नहीं, हाँ पेपर फॉर्म में नहीं है कंसोलिडेटेड, बट different aspects have a different guidelines which are very clear. ओके जी। मुझे आपका पर्सपेक्टिव जानना है कि ये जो बिटकॉइन इकोसिस्टम पहले बोलते थे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड है, ये ब्लॉकचेन, राइट? अभी ऑर्डिनल्स उसके लिमिट्स को बढ़ा रहा है, उसके यूज केसेस को बढ़ा रहा है। आपको क्या लगता है ऑर्डिनल्स का फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है आपको लेकर, या बिटकॉइन को क्या है, और आप बता सकते
यार प्लान तो नहीं था ऑर्डिनल्स को लेके कि वो एक जब एक अपग्रेड हुआ तो उसके बाद ये पॉसिबिलिटी हो पाई कि आप इंस्क्राइब कर सकते हो, आप कुछ भी डेटा जो है वो बिटकॉइन के ऊपर आप परमानेंटली आप स्टोर कर सकते हो। डेटा कोई फाइल भी हो सकती है, कुछ इमेज भी हो सकती है। सो जब कुछ हो सकता है तो बिटकॉइन एक ओपन डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, राइट। ओपन डिसेंट्रलाइज परमिशनलेस नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि यार किसी चीज की पॉसिबिलिटी है और वो हो सकता है तो कर सकता है। अब जो चीज वो कर रहा है वो चीज पर्टिकुलर माइनर को पसंद नहीं आ रही, या कोई बहुत बड़ा कोई मैक्सिमलिस्ट है उसको पसंद नहीं आ रहा है, दैट इज ओके बिकॉज बिटकॉइन नेटवर्क इज न्यूट्रल। वो उस मैक्सी के लिए भी उतना ही इक्वल है जितना जो उसके ऊपर ऑर्डिनल को इंस्क्राइब कर रहा है। अब ऑर्डिनल्स की ग्रोथ से ऑब्वियसली जो ब्लॉक स्पेस है वो लिमिटेड है, तो वहां पे जो नॉर्मल रिटेल है उसको ट्रांजैक्शन जब वो करने जा रहा है तो वो फीस बहुत ज्यादा पे करनी पड़ रही है। लेकिन फिर ये भी तो हो रहा है ना कि माइनर को एक एडिशनल इनकम अर्न करने का मौका मिल रहा है, राइट। तो आप देखो ना, एक ओपन नेटवर्क की यही ब्यूटी होती है। ओपन नेटवर्क में किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है कुछ करने की। अगर कोई चीज की पॉसिबिलिटी थी तो वो चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ऑर्डिनल्स के रूप में। ऑर्डिनल्स चलेंगी नहीं चलेंगी भाई, अगर उसके अंदर कोई बिलीव कर रहा है इकोसिस्टम में ऑर्डिनल्स के तो वो चलेगा। जब तक दो लोग भी विश्वास कर रहे होंगे वो तब तक चलता रहेगा। सिमिलरली बिटकॉइन के में कोई कहता नहीं ऑर्डिनल्स के मैं अगेंस्ट हूं, तो दैट इज ओके बिकॉज वो ये कहना चाह रहा है कि यार वो ऑर्डिनल्स में कुछ भी इमेज डल रही है और वो परमानेंटली बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे स्टोर हो रहा है। सो अगर कोई उल्टी सीधी इमेज अगर वहाँ स्टोर हो रही है तो दैट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स। व्हाई? बिकॉज अगर आप बिटकॉइन की जो नोड्स हैं जब उसको लैपटॉप पे कोई डाउनलोड करता है और उल्टी सीधी कोई इमेज या कोई डेटा अगर उसने अपने देश में उसने डाउनलोड करा लेजर को और उसके अंदर वो उल्टी सीधी इमेज है जो कि वहाँ बाय लॉ रिस्ट्रिक्टेड है, तो लोग डर के मारे उस नोड्स जो है उसको डाउनलोड नहीं करेंगे अपने लैपटॉप पे, क्योंकि उनके वहाँ पे देश में कानून उस पर्टिकुलर इमेज के लिए क्लियर है। तो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि लोगों का ये कहना है जो मैक्सिमलिस्ट है उनका इतना ही कंसर्न है कि इससे डिसेंट्रलाइजेशन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि नोड्स स्विच ऑफ होंगी या कुछ नोड्स कतराएंगी कि यार इसके ऊपर उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं। अब इसमें देखिए अब डिबेट यहाँ तक आ गई है कि जो जैक डॉर्से हैं उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज माइनिंग कंपनी है ओशियन, राइट, उसमें इन्वेस्ट किया प्राइमरीली बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ओशियन जो है वो ऑर्डिनल्स के कहीं ना कहीं अगेंस्ट है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि शायद ट्रांजैक्शन फिल्टरिंग भी हो जाए कि ऑर्डिनल्स को लेके डिबेट है, लड़ाई है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट यही तो ब्यूटी है ओपन परमिशनलेस नेटवर्क के ऊपर। ये डिबेट्स लाजमी है क्योंकि हर बंदा वहाँ एक तरीके से नहीं सोचेगा, राइट। तो इनफैक्ट जब ऑर्डिनल्स नहीं भी थे तो डिबेट अलग लेवल की थी, तब फोक्स हुए कि भाई इसका ब्लॉक स्पेस बढ़ा दो, इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ा दो। कोई कल को बोलेगा कि जी बिटकॉइन 21 मिलियन क्यों, 42 मिलियन होने चाहिए। तो भाई फोर्क तो पहले भी करते थे ना लोग, डिबेट होती थी, लड़ाई लड़ते थे, घर छोड़ के चले जाते थे। फोर्क कुछ नहीं है, घर छोड़ना होता है। कि 3 बेटे थे, 3 में से एक को समझ नहीं आ रहा है, वो कहता है मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, चल भाई तू अपना घर छत पे बना ले, वो फोर्क हो गया, राइट। तो ये तो होता था पहले भी ना। अब घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो कह रहे हैं नहीं जी मैं तो ऐसे घर में जोर जोर से डीजे चलाऊंगा, एक कह रहा है कि नहीं मैं तो भक्ति सॉन्ग सुनूंगा। तो अब घर है, घर में एक डीजे चला रहा है, एक भक्ति सॉन्ग सुन रहा है, अब लड़ रहे हैं दोनों, क्या करें, घर तो घर है। इन शॉर्ट किसी की मोनोपोली नहीं है, सब अपना अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं ओपन मार्केट में। यही अगर गूगल के ऊपर अगर 5 एम्प्लॉय डिफर करेंगे और 10 एम्प्लॉय बोलेंगे कि नहीं सीईओ का मन नहीं है जो 4 एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो कंपनी से निकाल देता है। बिटकॉइन के नेटवर्क पे आप किसी को निकाल नहीं सकते। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि कौन से टॉप 3 नैरेटिव्स हैं जिनमें आप काफी ज्यादा बुलिश हो नेक्स्ट बुल रन के लिए, जो लगता है आगे जाके बहुत अच्छा पोटेंशियल रखते हैं आपके हिसाब से।
नरेटिव इन द बिटकॉइन स्पेस या ओवरऑल? general, देखिए, crypto space. इन जनरल मेरा ये मानना है कि बिटकॉइन को लेके तो ऑब्वियसली जो बिटकॉइन का नरेटिव ना पहले कभी डाउन हुआ था ना कभी फ्यूचर में। आप देखते हो हर साल कुछ बिटकॉइन के ऊपर एक अलग नरेटिव बनता है। आज जो नरेटिव क्या, बस आप ये समझ लीजिए कि उसकी एक्सेप्टेंस देखिए आप, कि corporations are fund managers are after it. The next level will be pension funds might enter into it. Third stage could be insurance companies might say कि let's get into it. Fourth, nations might say कि यार let's put it in reserve currency, right? Reserve assets, right? So ये narratives आपको हर साल कुछ ना कुछ चेंज होते हुए दिखेंगे, नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी। दूसरा जो narratives है वो ये कि जो एप्लीकेशंस बन रही हैं, जिसको हम कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस जो बन रही हैं वेब3 के अंदर, राइट, उनका अब बेटर एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा कि अभी क्या होता है, आप जब उनको एप्लीकेशंस को यूज करने जाते हैं तो रियल यूजर को समझ नहीं आता यार, इट्स लिटिल कम्प्लेक्स है। मतलब अगर आज आपको मेटामास्क की किसी को करना हो तो उसको डर लगता है कि यार पता नहीं मेटामास्क पे मतलब कैसे करूँ, और अगर डिफरेंट चेन्स हैं तो वो उसका वो डिफरेंट चेन को इंटीग्रेट करना एक अपने आप में एक प्रोसेस है। तो ये सब इजी होगा, सो Web3 वॉलेट्स आर गोइंग टू बी लाइक वेरी यूजर फ्रेंडली काइंड ऑफ दिस थिंग। वी आर गोइंग टू सी, अभी से ही डिबेट शुरू हो गई, अगर आपने IBW में भी देखा होगा कि यहाँ L1 L2 की डिबेट शुरू हो गई कि क्या L2 चाहिए भी है, जब L1 इतना स्केलेबल आने लग गए हैं तो वाई वी नीड अ L2। तो L2s अपनी जस्टिफिकेशन में लगे हुए हैं, L1 अपनी उसमें लगे हुए हैं। सो दीज काइंड ऑफ डिबेट्स आर गोइंग टू हीट अप अ लॉट। एंड देन प्लस रेगुलेशंस में काफ़ी सारी चीज़ें आपको रेगुलेट, बाइनेंस के एपिसोड के बाद अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके से हर चीज़ एक रेगुलेटरी अम्ब्रेला के अंडर स्क्रूटनाइज होके निकलेगी। तो उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स का लिटमस टेस्ट भी होगा। और अगर कहीं यूएस के अंदर यह हो गया कि सिक्योरिटीज़ और कमोडिटीज़ का डिबेट जो हो रही है, उसमें अगर काफ़ी सारे टोकन्स को सिक्योरिटीज़ के अंदर अगर वो फॉल कर गई तो वहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का लिटमस टेस्ट हो सकता है। सो अभी भी ये इंडस्ट्री ना बहुत इनिशियल स्टेजेस से गुजर रही है, तो लेट्स सी हाउ थिंग्स प्रोग्रेस। और अभी ऐसे मार्केट काफ़ी बुलिश हुआ है रिसेंट के कुछ मंथ्स में। आपको क्या लगता है यहाँ से कहाँ मार्केट हेड कर सकता है आगे? देखिए, जब मेरा ये मानना है कि जब हम किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करते हैं, ये एक गलत तरीका होता है बिटकॉइन के प्राइस को प्रेडिक्ट करना, बिकॉज दुनिया में हर चीज़ अनलिमिटेड है। जितनी भी मैन मेड एसेट्स हैं वो तो अनलिमिटेड हैं ही, राइट। और जो नेचुरल एसेट्स भी हैं, जो नेचुरल कमोडिटीज़ हैं, वो रेयर हैं, राइट, स्केर्स नहीं है, राइट। सो अगर आप देखो तो वहाँ पे जो जितनी भी दुनिया में और कमोडिटीज़ हैं, उनमें क्या है कि सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ाया जा, बढ़ाया हर एक को जा सकता है। ऑयल की प्रोडक्शन को कहते नहीं, कभी सऊदी बढ़ा देता है, कभी कम कर देता है। ऐसी गोल्ड की प्रोडक्शन है, उस साल का जो एवरेज आता है वो 2% के करीब उसका इन्फ्लेशनरी है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी तो पीछे से सप्लाई डिमांड के जो माइनर्स हैं वो और गोल्ड निकालना शुरू कर देंगे। समुद्र के नीचे इतना गोल्ड है, अभी तो वहाँ टच भी नहीं किया है, अभी तो सिर्फ ज़मीन के ऊपर ही चल रहा है। सो जब हर चीज़ अनलिमिटेड है दुनिया में, तो एक ही एसेट है जो कि लिमिटेड है, स्केर्स। तो जो ये लिमिटेड नंबर्स जो हैं, ये बताते हैं कि जब हर चीज़ अनलिमिटेड है, उसको जब आप कंपेयर करते हो एक लिमिटेड उससे, तो फिर वो कंपैरिजन ही गलत हो गया ना। आप अनलिमिटेड में तो कंपेयर कर सकते हो, ये काफी अलग है। आप जब उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है तो फिर उसकी वैल्यू क्या है? हाउ कैन यू इवन derive a value and compare unlimited versus limited? I agree with that कि वो So what? So हाँ, वो लॉन्ग टर्म है। अभी क्या लगता है आपको? अभी यार अभी भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बिकॉज इसलिए कि मैं आई एम रियली, मेरे अगर आप चैनल में 460 वीडियो देखोगे तो आई एम नेवर स्पोकन अबाउट दिस थिंग, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि टू टॉक अबाउट
a price potential of an asset like Bitcoin is something that you will feel embarrassed at some point of time कि यार ये क्या prediction, कितना lower value आपने predict किया, because it continues to amaze you every time. Yes, definitely. So you don't want to be in an embarrassing situation. कि यार बस इतना, मतलब so that is how I see, and that is also not the right way to look at it. Right way to look at it कि यार दुनिया में हर चीज unlimited है. Probably it is the only man-made asset जो बनाई तो आदमी ने लेकिन कंट्रोल नहीं आदमी, और ना उसकी सप्लाई पे कंट्रोल है, ना उसकी सप्लाई बढ़ा घटा सकता है, और बना दिया, बना के छोड़ दिया, अब पब्लिक के हाथों में चली गई, अब पब्लिक उसे रन कर रही है. सप्लाई बढ़ानी है तो पब्लिक को डिसाइड करना है, और पब्लिक इतनी हो गई है कि हम 10 लोगों को मूवीज के लिए तो मना नहीं सकते. कभी तुमने मनाया अपने दोस्तों को कि चल यार पिक्चर देखने चलते हैं? 5 लोगों को मनाया कभी कि यार आज ही प्लान बन रहा कि यार पिक्चर देखने चलते हैं? आप कभी देखना 5 लोग नहीं आप मानेंगे कि पिक्चर देखें. वो कहेगा यार, 2 कहेंगे चलना है, एक कहेगा यार कहीं और चलते हैं, एक कहेगा यार वो वाली मूवी में चलते हैं, और 5 को जब तक कन्विंस करोगे मूवी शुरू हो चुकी होती है, फिर आप कहते छोड़ यार. सो 5 लोगों को तो हम मना नहीं पाते हैं. जो हजारों नोड्स हैं, राइट, जो दुनिया में चल रही हैं, जो माइनर्स हैं, कोडर्स हैं, राइट, तो इन लोगों को कैसे मनाओगे चेंज करने के लिए उसमें? तो इसलिए थ्योरेटिकली सप्लाई बढ़ाई जा सकती है, पेपर पे बिटकॉइन की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल. चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइस प्रेडिक्शन का पूछने वाला था, बट सर नहीं करते तो डेफिनेटली अवॉइडेड. तो अभी सर मुझे ये बताइए, कोई व्यक्ति को क्रिप्टो में शुरू करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो आपके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होनी चाहिए, जो कि आपने क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोगों से मिले हो जो कि एक लेवल पे पहुंचे, आप खुद एक लेवल पे गए हो, आपका एक्सपीरियंस में जानना चाहता हूँ, और सामने वाले के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए? देखिए, क्रिप्टो अकेला तरीका नहीं है, पहली बात फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि क्रिप्टो कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है. सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब को समझिए. फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है योर एबिलिटी टू चूज. आदमी वो फ्रीडम, मैं उसको फ्रीडम नहीं कहूंगा कि आदमी के पास बहुत पैसा है लेकिन बेचारे के पास अवेलेबिलिटी नहीं है ऑप्शंस की, राइट. सो कई बार हमने देखा है कि बहुत पैसा होता है आदमी के पास और आदमी के पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि वो खाना खा सके. आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने बच्चे के साथ घूम सके या फैमिली आउटिंग पे जा सके, और अगर फैमिली आउटिंग पे भी चला गया तो लैपटॉप ना खोले. क्रिप्टो इज नॉट द ओनली वे टू डू फाइनेंशियल फ्रीडम, इट इज वन ऑफ द वे. एंड क्रिप्टो में भी व्हाट डू यू वांट, फ्रीडम में एक और चीज होती है कि आप स्ट्रेस फ्री जीना चाहते हैं. आपको ऑल्ट कॉइन्स में स्मॉल कैप्स आपको फ्रीडम देते हैं या स्ट्रेस देते हैं, यू डिसाइड. मुझे पर्सनली स्ट्रेस देते हैं कि जब मैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज को, ट्रेडिंग के अंदर अगर इन्वॉल्व होता हूं तो मुझे वो स्ट्रेस देता. तो आपको फ्रीडम असलियत में आपकी स्ट्रेस फ्री फ्रीडम को अगर आप देखोगे वही चीज दे सकती है जहां पे आपको सर्टेनिटी हो. वो एसेट क्लास जो आपको ये कहती है कि स्लो हूं, स्टेडी हूं, बट स्ट्रांग हूं, आई ट्राई एंड अचीव एटलीस्ट कि तुम्हारा जो परचेजिंग पावर है वो नीचे नहीं जाने दूंगा. अगर आपको लाइफ में सपोज इतनी सर्टेनिटी मिल जाए कि यार मुझे कोई इतना अश्योरेंस दे रहा है कि मेरी परचेजिंग पावर नहीं जाने दे रहा, तो यार इतना काफ़ी नहीं है क्या? बट क्योंकि लोगों की एस्पिरेशंस होती हैं तो वो आई एम ओके विद दैट, बट वो अपने आप को इंटेंगल कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जिससे फिर वो स्ट्रेस पड़ता है, फिर वो कहते हैं यार मैं फ्री नहीं हूँ लाइफ, राइट. तो बहुत ज़रूरी है कि फ्रीडम का मतलब को समझना. रिटायरमेंट अर्ली कुछ ये कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. आप 60 साल के भी हो जाओगे तो भी आप काम करना चाहोगे. काम मोटिवेट करता है, काम आपको जिंदगी में सुबह उठ के एक मिशन देता है कि यार आज मैं उठाऊं, क्या एक्साइटिंग करूं, क्या अच्छा करूं. इस तरह से अगर आप कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा बेहतर समझेंगे तो देन यू विल बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन ऑल्सो कि यार लाइफ में मेरी प्रायोरिटीज क्या है, राइट. हाँ, कि तो काम आप कभी नहीं छोड़ोगे, ठीक है. तो मेरे लिए वर्थ इट रहा सर, यानी इतना वेट करा अपन ने ये छोटा सा एक क्लिप शूट करने के लिए,
मेरे लिए वर्थ इट रहा, आपने जो आंसर्स दिए काफ़ी इंसाइटफुल रहे, और जो भी अभी क्रिप्टो में शुरू करने वाले स्पेशली मैंने बिगनर्स के लिए रखी थी और उनको उनके आंसर्स डेफिनेटली मिल गए होंगे। अगर आप काशिफ सर का चैनल नहीं फॉलो करते हो तो भाई क्या कर रहे हो, जाके फॉलो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बिटकॉइन। मुझे नहीं लगता कोई भी यूट्यूबर इनसे डीप में आपको ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन दे पाएगा, तो डेफिनेटली आके आप इनको फॉलो कीजिए। एंड थैंक यू सो मच काशिफ सर।